बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बड़े तोहफे की बड़ी तैयारी की करेंगे। कैबिनेट की मीटिंग आज होने वाली है और आज सुबह 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। खबर है कि कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। बताया यह भी जा रहा है कि सरकार गठन के बाद ये कैबिनेट मीटिंग बहुत अहम है। लोक संकल्प पत्र में जो वादे किए गए उनमें अभी तक सिर्फ एक को ही मंजूरी मिली है। इसके अलावा सीएम के सामने बड़े मंत्रालयों के प्रेजेंटेशन हुए, जिसको ध्यान में रखते हुए इस कैबिनेट बैठक में कई बड़े और अहम फैसले हो सकते हैं। तो 11 बजे का समय बताया जा रहा है, कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। लोक भवन में ये बैठक होगी। माना जा रहा है कि बड़े फैसले इसमें हो सकते हैं। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं। जिन विभागों के प्रेजेंटेशन को अब तक सीएम देख चुके हैं, उन विभागों से जुड़े बड़े और अहम फैसले हो सकते हैं। तो आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है और कैबिनेट बैठक को लेकर कुछ अहम जानकारी भी आपको दे देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि क्या आज बड़ा हो सकता है, क्या अहम फैसले हो सकते हैं। देखिए, कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। हालांकि वो फैसले कौन से हो सकते हैं जिन पर मुहर लग सकती है, वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देने का प्रस्ताव, पशु अभ्यारण्य नीति के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा 60 साल से ऊपर की महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा का प्रस्ताव संभव माना जा रहा है। आज की कैबिनेट मीटिंग में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स की दरों को निर्धारित करने पर मुहर संभव है। आज नई तबादला नीति आज की बैठक में हो सकती है मंजूर। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आगरा, मथुरा, प्रयागराज में हेलीकॉप्टर सेवा के लिए हेलीपोर्ट का निर्माण पीपीई मॉडल के तहत संभव माना जा रहा है। ये प्रस्ताव भी आज कैबिनेट के पटल पर रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश प्रयोगशाला तकनीशियन सेवा नियमावली 2022 को मंजूरी आज की कैबिनेट की मीटिंग में मिल सकती है, ये संभावना भी है। इसके अलावा अगर बात करें तो लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर स्थल के सामने बने पक्के हेलीपैड और उससे जुड़े अन्य सुविधाओं को पर्यटन विभाग को सौंपा जा सकता है, ये एक प्रस्ताव भी रहेगा। और बताया ये भी जा रहा है कि योगी सरकार 2.0 के बड़े फैसले क्या रहे, उसकी भी जानकारी अब आपको दे देते हैं, क्योंकि आज क्या फैसले हो सकते हैं उसकी जानकारी हमने आपको दे दी। लेकिन इससे पहले क्या बड़े फैसले हुए हैं अभी योगी सरकार 2.0 में, वो भी देख लीजिए। पहला जो फैसला है, मुफ्त राशन योजना को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया। सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला रहा। इसके अलावा अगर दूसरा बड़ा फैसला देखते हैं तो सभी तहसीलों में फायर टेंडर की सुविधा की गई, ये बड़ा फैसला रहा। तीसरा बड़ा फैसला सरकार का ये रहा कि 2 साल में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य तय किया गया। चौथा बड़ा फैसला, भ्रष्टाचार, लापरवाही और जनता से जुड़ी समस्याओं की अनदेखी पर एक्शन होगा और डीएम सोनभद्र और एसएसपी गाजियाबाद सस्पेंड किए गए, ये बड़ा फैसला रहा। पांचवा फैसला जिसकी बात करें हम तो पुलिस बल में 86 राजपत्रित और 5295 और राजपत्रित नए पदों को मंजूरी मिली। छठा बड़ा फैसला क्या है ये भी देख लीजिए। पांचवा बड़ा फैसला हमने आपको बता दिया। छठा बड़ा फैसला ये रहा कि माफियाओं पर और अवैध कब्जों पर ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति ध्वस्त या जब्त की गई। सातवां बड़ा फैसला क्या है ये भी अब आपको बता देते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाने के निर्देश सीएम ने दिए। एंटी रोमियो स्क्वाड की फिर से शुरुआत की गई। आठवां बड़ा फैसला अब आपको बता देते हैं। आठवां बड़ा फैसला ये रहा कि मुख्यमंत्री आवास पर जनता दर्शन की फिर से शुरुआत की गई। हर दिन एक मंत्री की मौजूदगी में समस्याएं सुनी जाएंगी लोगों की और अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा कि जल्द से जल्द निस्तारण हो सके समस्याओं का। ये आठवां बड़ा फैसला सरकार का रहा। इसके अलावा 9वां फैसला देख लीजिए, कम साक्षरता वाले जिलों पर फोकस करने के निर्देश दिए गए सीएम की तरफ से कि जहां पर कम साक्षरता है वहां पर ज्यादा फोकस अधिकारियों का रहे। 10वां बड़ा फैसला सरकार का देखिए, सभी मंत्रियों को अपने अपने विभागों की 100 दिन की कार्य योजना के निर्देश दिए गए। इसके लिए प्रेजेंटेशन देना होगा, रणनीति बतानी होगी, जो कि सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। 11वां बड़ा फैसला ये रहा कि टैबलेट और स्मार्टफोन देने की शुरुआत की गई और इससे शिक्षा की गुणवत्ता भी बेहतर हो रही है। 12वां बड़ा फैसला, संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत कर दी गई। और इसके अलावा अगर 13वां बड़ा फैसला देखते हैं सरकार का तो वो ये रहा कि होमगार्ड के 20% पदों पर महिलाओं की भर्ती की योजना सरकार ने तैयार की। तो ये 13 अहम फैसले योगी 2.0 के रहे। हालांकि आज जो कैबिनेट की मीटिंग हो रही है उसमें भी कई अहम फैसले हो सकते हैं। सचिवालय में सुबह 11 बजे का समय बैठक के लिए तय किया गया है।
जिन विभागों के प्रेजेंटेशन अब तक हो चुके हैं उन विभागों से जुड़े फैसले हो सकते हैं। लोक भवन में सुबह 11 बजे कैबिनेट की मीटिंग आज होने वाली है। आपको बताएं कि कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है, कई बड़े फैसले आज हो सकते हैं। इसके अलावा कई प्रस्तावों को मंजूरी कैबिनेट से मिल सकती है। जिन विभागों का प्रेजेंटेशन अब तक हुआ है उन विभागों पर फोकस होगा, उनसे जुड़े बड़े फैसले हो सकते हैं, उनके प्रस्ताव पास हो सकते हैं कैबिनेट की मीटिंग से। तो लोक भवन में ये बैठक 11 बजे शुरू होने वाली है। तमाम जो अपडेट है वो भी हम आप तक आगे पहुंचाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि आज की बैठक बहुत अहम है क्योंकि कई बड़े फैसले हो सकते हैं। योगी सरकार 2.0 में अब तक कई बड़े और अहम फैसले हुए हैं, लेकिन आज का दिन भी बहुत अहम है। जनता के हित में कई बड़े प्रस्ताव पास हो सकते हैं, कई बड़े फैसले हो सकते हैं। सुबह 11 बजे लोक भवन में ये बैठक आयोजित की गई है। तमाम विभागों के मंत्री मौजूद होंगे, वो बैठक करेंगे, मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तावों पर चर्चा होगी। और अब बात कर लेते हैं सीएम योगी की विभागों को लेकर ली जाने वाली क्लास की। तो अब विभागों के प्रेजेंटेशन में और तेजी आने वाली है। आज यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर कैसे किया जाए, इस पर मंथन होने वाला है। इसके अलावा शहरों में विकास कैसे रफ्तार पकड़ेगा, इसकी भी चर्चा होगी। आपको ये भी बता दें कि आज सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक नगरीय विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें सीएम शहरों के विकास का रोड मैप समझेंगे। और शाम 5:30 बजे से लेकर रात 8 बजे तक सीएम के सामने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के सेक्टर से जुड़े विभागों का प्रेजेंटेशन होने वाला है। तो अब विभागों के प्रेजेंटेशन में तेजी आ रही है। आज चौथा दिन है और आज नगरीय विकास और चिकित्सा स्वास्थ्य के सेक्टर से जुड़े विभाग प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। सबसे पहले नगरीय विकास का प्रेजेंटेशन होगा, जिसके लिए समय 11:30 से लेकर 2 बजे तक का बताया जा रहा है। शहरों का विकास कैसे हो, क्या रणनीति उसके लिए है आने वाले समय में, उसको समझेंगे आज सीएम। इसके बाद बताया जा रहा है कि शाम के समय में यानी कि 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक का जो समय तय किया गया है वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेक्टर से जुड़े जो विभाग हैं उनके लिए तय किया गया है। वो तमाम विभाग सीएम के सामने बैठेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, बताएंगे कि कैसे स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जाए और उसके लिए क्या रोड मैप उन्होंने तैयार किया है, क्या ब्लूप्रिंट अभी उनके पास है आगे की रणनीति को लेकर। इन तमाम विषयों को लेकर आज वो प्रेजेंटेशन शाम 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक सीएम के सामने देंगे। और चलिए बात कर लेते हैं मंत्री जी की चेकिंग की। दरअसल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का नायक वाला अवतार दिखाई दिया है। ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और उन्होंने छापा मार कार्रवाई की है। ब्रजेश पाठक बाराबंकी के जिला अस्पताल पहुंच गए थे। वहां सबसे पहले वो आम आदमी की तरह लाइन में लगे, पर्ची उन्होंने कटवाई और फिर फेल होते हुए सिस्टम को फटकार भी लगाई। ये क्या देखिए, सिरेंज है डॉक्टर साहब। ये सिरेंज डॉक्टर साहब बाजार से आती है, कितने पैसे की आती है ये बताइए। ऐसा करना चाहिए। ये डॉक्टर साहब आपकी जिम्मेदारी है, आप इसका भ्रमण करें और भविष्य में इस प्रकार की गलतियां नहीं मिलना चाहिए। ये जनता के लिए है, मरीज के लिए है और यहाँ पड़ी हुई है, इसको कौन यूज करे। ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक्शन वाला अवतार है। बतौर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक बाराबंकी के जिला अस्पताल पहुंच गए और सिस्टम के वायरस को फटकार वाली वैक्सीन लगाई। आप लोग हमारी मदद करिए। अब ये मशीनें नहीं खोला, आपने इलाज क्या करो। ये दवाइयाँ यहाँ पड़ी हैं, किसकी जिम्मेदारी है? सर नर्सेस की हैं। डॉक्टर साहब यहाँ रखने की जगह है ये जगह सर कुछ अगर। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं उस कार्यक्रम में जहां पर आज बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बड़ा दिन है, नई पहचान उन्हें मिल रही है। और देखिए कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, सीएम वहां पर पहुंचे हैं और जमीन का पट्टा और इसके साथ ही खेती की जमीन को लेकर जो पत्र है वो सीएम की तरफ से इन लोगों को दिए जा रहे हैं। देखिए तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ से लाइव तस्वीरें। कृषि भूमि का पट्टा, आवास का आवंटन पत्र का तोहफा सीएम की तरफ से दिया जा रहा है बांग्लादेशी हिंदू जिनको 52 साल के बाद पहचान मिल रही है। आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है और कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, ब्रजेश पाठक भी हैं, इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह को आप देख पा रहे हैं। तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं इस कार्यक्रम में, तमाम मंत्री हैं सीएम के साथ और बांग्लादेशी परिवारों के लिए बड़ा दिन है। 52 साल बाद उन्हें पहचान मिल रही है। अब तक मेरठ के हस्तिनापुर में ये तमाम परिवार रहते थे, अब कानपुर देहात में इन्हें घर और कृषि भूमि
सरकार की तरफ से तोहफे में दिया जा रहा है, जिस पर वो काम कर सकेंगे, जहां पर अब रह सकेंगे। रसूलाबाद बताया जा रहा है कि वो जगह है जहां पर इन्हें घर और जमीन का पट्टा मिल रहा है। विस्थापित परिवारों को सीएम की तरफ से ये तोहफा मिला है। 63 ऐसे परिवार हैं जिनको नई पहचान मिल रही है सरकार की तरफ से। 52 साल के बाद 52 साल का समय बीत चुका, अब तक पहचान नहीं मिली थी, लेकिन अब देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तमाम परिवारों को तोहफा दे रहे हैं। सरकारी जमीन पर रह रहे थे बांग्लादेशी हिंदू, अब कानपुर देहात के रसूलाबाद में इन्हें स्थायी घर मिलेगा, अपना इनका घर होगा, जमीन का पट्टा होगा, कृषि भूमि का पट्टा, आवास आवंटन का तोहफा ये मिल रहा है। देखिए तमाम वो परिवार यहाँ पर पहुंचा हुआ है कार्यक्रम में। 63 बंगाली हिंदू परिवारों को सीएम सौगात दे रहे हैं। बहुत बड़ा दिन इन तमाम परिवारों के लिए जो कि गुजर बसर अपना जैसे तैसे कर पा रहे थे, लेकिन अब इनके पास अपना घर होगा, स्थायी पता होगा, और इससे बड़ी बात कोई नहीं। हालांकि बहुत एक लंबा समय बीत गया इसके लिए, 52 साल का समय बीत चुका है। 63 ये बंगाली हिंदू परिवार जो कि आज से अब पहचान उनकी ये रहेगी कि वो रसूलाबाद में रहेंगे, उनका स्थायी पता हो सकेगा, कृषि भूमि का उनके पास पट्टा होगा जिस पर वो खेती कर सकते हैं, कामकाज कर सकते हैं, आर्थिक रूप से सशक्त हो सकते हैं। और इसमें सरकार बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। सरकार की तरफ से देखिए वो तोहफा दिया जा रहा है। आवंटन पत्र ये है जिसके जरिए उनके पास एक पत्र होगा ताकि उन्हें आराम से स्थायी घर उनको मिल सके, उनका कृषि भूमि का पट्टा मिल सके, कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए ये पत्र यहाँ पर सीएम खुद अपने हाथों से सौंप रहे हैं उन परिवारों को। 63 ऐसे परिवार जो आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब तक मेरठ के हस्तिनापुर में ये तमाम परिवार रह रहे थे, लेकिन अब जो इनका स्थायी पता होगा वो रसूलाबाद होगा। कानपुर देहात के रसूलाबाद में अब इनका स्थायी पता होगा क्योंकि यहीं पर इनका स्थायी घर होगा। इसके अलावा कृषि भूमि का पट्टा, आवास का आवंटन पत्र जो है उसी का ये कार्यक्रम है। उसी के लिए सीएम पहुंचे हुए हैं और परिवारों से मिल रहे हैं, उन्हें पत्र सौंप रहे हैं। अनुभव मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं आमंत्रित करना चाहूंगा जानकारी के साथ। अनुभव, बहुत बड़ा दिन है 63 बंगाली हिंदू परिवारों के लिए। कम से कम आज के बाद से वो जाने जाएंगे, स्थायी पता होगा, नई पहचान उनके पास होगी। और देखिए अब सीएम कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में जल शक्ति और बाढ़ नियंत्रण विभाग के मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, विभाग के राजस्व विभाग के राज्य मंत्री श्री अनूप प्रधान जी, जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री श्री दिनेश खटीक जी, राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्री मुकुल सिंघल जी, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज एवं राजस्व श्री मनोज कुमार सिंह जी, सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त श्री रणवीर प्रसाद जी, आयुक्त ग्राम्य विकास श्री वीके सिंह जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित राजस्व विभाग के सभी अधिकारीगण, 63 बंगाली हिंदू परिवार से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबका हृदय से आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं। अड़तीस वर्षों की आपकी जो प्रतीक्षा थी वो प्रतीक्षा दूर हुई और इन सभी 63 परिवारों को राज्य सरकार के द्वारा कानपुर देहात जनपद के रसूलाबाद में प्रत्येक परिवार को 2 एकड़ भूमि, 200 वर्ग मीटर का आवास का पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास और शौचालय, यह स्वीकृति
प्रदान करते हुए मुझे अपने साथियों के साथ प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। उन्नीस 1970 में ये सभी परिवार आज के बांग्लादेश से, उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर के भारत आए थे। हस्तिनापुर में एक सूत मिल में इन्हें नौकरी दी गई। ये लगभग 407 परिवार थे। 1984 में सूत मिल बंद हो गई और सूत मिल के बंद होने के बाद कुछ परिवारों का पुनर्वास अलग अलग जगहों पर देश के अंदर हुआ। लेकिन ये 65 परिवार ऐसे थे जो 1984 से लेकर के अब तक अपने पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे थे। और प्रतीक्षा करते करते इन 38 वर्षों में न जाने कितने लोग चले गए। 2 परिवार तो पूरा ही समाप्त हो गए थे और 63 परिवार बचे थे। हम लोगों ने, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए उन देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारत के अंदर नागरिकता देने और उनके पुनर्वास के कार्यक्रम का एक एक्ट पास किया, तो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पूरे पुराने कागज ढूंढने शुरू किए कि आखिर कौन ऐसे परिवार हैं जिन लोगों के बारे में इस कार्यक्रम को यूपी के अंदर आगे बढ़ाया जा सकता है। और तब हमारे सामने आए तो 1970 में आए हुए इन परिवारों की स्थिति अत्यंत बदहाल है। खाना बदोश की तरह लोग जीवन यापन कर रहे हैं। और फिर इस प्रक्रिया को हम लोगों ने उस समय आगे बढ़ाया था। इस दौरान 2 वर्ष तक कोरोना कालखंड में हम लोगों ने देखा कि एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुए, हमें पूरी ताकत वहां लगानी पड़ी। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि राजस्व विभाग ने समयबद्ध ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके इन 63 परिवारों के व्यवस्थित पुनर्वास की एक कार्य योजना को आज यहां पर लागू कर दिया है। और इन्हें आवासीय पट्टा यहां पे कुछ लोगों को हमने दिया है, बाकी आप लोगों को वहां पर उन लोगों को उन्हीं की सीट पर ये सभी कागजात उपलब्ध हो जाएंगे। उन्हें 2 एकड़ भूमि, 200 वर्ग मीटर आवासीय पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास जिसमें 1,20,000 रुपए आवास के लिए मिलेगा। मनरेगा से भूमि के समतलीकरण और उसको उपजाऊ भूमि बनाने में योगदान देने के लिए सहयोग भी दिया जाएगा। और साथ साथ एक शौचालय का निर्माण भी उनके घर में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी इसके साथ जोड़ करके की जाएगी। ये पूरा कार्यक्रम आज आप लोगों के लिए यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ और अपनी सरकार की ओर से आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी हमारे लिए है क्योंकि जिन लोगों को उस देश में जहां के वे मूल निवासी थे वहां शरण नहीं मिल पाई, वहां प्रताड़ित हुए, पीड़ित हुए, आजादी के बाद भी उन्हें उस दंश को झेलना पड़ा था उस देश के अंदर जहां के वे निवासी थे। लेकिन भारत ने 2-2 हाथ उनके सामने फैला करके उन्हें अपने गोद में लेकर के उन्हें न केवल शरण दी बल्कि उनके व्यवस्थित पुनर्वास के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहा है। यह भारत की मानवता के प्रति सेवा का एक अभूतपूर्व उदाहरण सबके सामने है। कैसे एक एक मानवता की रक्षा करनी है और वह कार्य कैसे भारत के अंदर आगे बढ़ रहा है। आज ये 63 पट्टे भले 63 परिवारों के लिए है, लेकिन इससे आच्छादित होने वाले लगभग 400 की आबादी है जो इससे सीधे सीधे लाभान्वित होने जा रही है। और यह पहली बार नहीं हुआ। भाइयों बहनों, जब 2017 में
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश की जनता ने प्रदेश में एक लोकप्रिय सरकार का गठन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किया था। उस समय हम लोगों के सामने अनेक चुनौतियां थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें आजादी के बाद सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाया था। उसमें मुसहर जाति की स्थिति ऐसी थी, बनटांगिया गांवों में यही स्थिति थी, कोल, भील, सहरिया, थारू, इन सभी जातियों की स्थिति यही थी। लेकिन सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति किस मजबूती से कार्य की, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने सफलतापूर्वक ऐसे परिवारों को मैपिंग किया, उनको चिन्हित किया और फिर उन्हें आवासीय पट्टा उपलब्ध करवाने, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या जहां प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं दी जा सकती थी वहां मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया। 1,08,000 की संख्या में केवल मुख्यमंत्री आवास योजना ऐसे परिवारों को ही उपलब्ध करवाने में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाया है, जिसमें आज 63 परिवार ये बांग्लादेशी हिंदू हैं, जिन्हें 1970 में जो लोग भारत के अंदर वापस आ गए थे, भारत के अंदर आए थे, शरण लिए थे, इन्हें हस्तिनापुर के एक सूत मिल में काम दिया गया था। लेकिन 84 में मिल बंद होने के बाद ये लोग दर दर की ठोकरें खाते रहे, सरकार के पास सदैव जाते थे, लेकिन संवेदनहीन सरकारें कभी इनकी बात को गंभीरता से नहीं लेती थी। आप अनुमान लगा सकते हैं, जो गरीबों की बात करते थे, आखिर इन गरीबों की पीड़ा उनकी कानों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही थी? क्यों नहीं मुसहर जाति के लोगों ने उन्होंने कभी कोई कार्रवाई को आगे बढ़ाया? बनटांगिया गांव के लोग अनाथ क्यों बन गए थे? थारू है, कोल है, अन्य जो जातियां थी, इनके बारे में वे संवेदनहीन क्यों बनी रही? लेकिन सरकार जब 2017 में आई, मेरे सभी सहयोगियों ने मिलकर के जो अभियान प्रारंभ किया, आज हम बनटांगिया के 38 गांवों को राजस्व गांव में बदल करके पहली बार विधानसभा चुनाव में, आजादी के बाद के किसी चुनाव में उन लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया। आजादी के बाद 70 वर्षों में उनका एक भी पक्का मकान नहीं बन पाया था। आज हर एक के पास पक्के मकान हैं। और मैं राजस्व और ग्राम्य विकास विभाग और पंचायती राज विभाग से कहूंगा, जो 63 परिवारों को आवासीय पट्टे दिए गए हैं, इसको एक कॉलोनी के रूप में बनाने की व्यवस्था करें, व्यवस्थित रूप से एक आदर्श गांव के रूप में हम उसे बना सके, एक स्मार्ट विलेज के रूप में हम उसे स्थापित कर सके। हमारी एक कार्य योजना वहां होनी चाहिए, क्योंकि नया गांव बसना है, नए तरीके से बसना है, उसकी प्लानिंग, इनके लिए सभी प्रकार की सुविधाएं हो, स्कूल बने, हॉस्पिटल भी बने, पेयजल की सुविधा भी हो, फिर वहां पर सामुदायिक भवन भी हो, और एक सिस्टम के साथ जुड़ करके इनके व्यवस्थित रोजगार के साथ भी इन्हें जोड़ने की कार्रवाई को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे महिलाओं के हाथों को भी और पुरुषों को भी काम मिल सके, वे अपने आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकें। एक बड़ी उपलब्धि होगी कि 1970 से लेकर के 2022 तक 52 वर्षों तक जिन्हें रोजगार और आत्मनिर्भरता की तरफ नहीं बढ़ाया जा सका, उन्हें अब सरकार व्यवस्थित रूप से उनके पुनर्वास की व्यवस्था को आगे बढ़ा करके उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर आगे लेके जा रही है। महिलाओं का स्वयंसेवी समूह बने, पुरुषों के लिए वहां पर पशुपालन का कार्य हो, इनके बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ अच्छे कार्यक्रम वहां पे प्रारंभ हो सकते हैं, इनके स्वास्थ्य के परीक्षण के कार्यक्रम हो सकते हैं, कुपोषित महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए पोषाहार की व्यवस्था वहां पर हो सकती है। ढेर सारी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं से हम इन सब को जोड़ करके उसे
एक आदर्श गांव के रूप में, स्मार्ट विलेज के रूप में उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि आज जब ये नए सिरे से ये कार्य आज यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से हम इन सभी परिवारों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य करने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर जब हम लोगों ने ये कार्य यहाँ पर प्रारंभ किया है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में जो 42,194 मुसहर परिवारों को एक यानी आवासीय पट्टा और आवास उपलब्ध करवाए हैं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। बनटांगिया गांव के 4,822 कुष्ठ रोगियों को 3,686, दैवीय आपदा से, बाढ़ है, अग्निकांड से जो लोग चपेटे में आ जाते हैं, उनकी झोपड़ी जल जाती थी, उनको कोई लाभ नहीं मिल पाता था, ऐसे 36,307 परिवारों को भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास योजना से एक आवास उपलब्ध करवाया है। कालाजार से जो परिवार प्रभावित होते थे और उन परिवारों में अकाल मौत होती थी, 224 ऐसे परिवारों को भी आवास उपलब्ध करवाया गया। इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित 601 परिवारों को भी ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई। थारू जनजाति से जुड़े हुए 1,526 परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई गई। कोल जाति के 13,102 परिवारों को यह सुविधा अब तक उपलब्ध कराई जा चुकी है। सहरिया जो बुंदेलखंड में ललितपुर और झांसी आदि क्षेत्रों में निवास करती है, एकदम खानाबदोश जैसी जीवन यापन करने वाली उन जातियों के लिए भी 5,611 परिवार हम लोगों ने उपलब्ध कर को एक आवासीय सुविधा उन्हें भी उपलब्ध करवाया है। और चेरो जनजाति से जुड़े हुए 559 परिवारों को भी आवास उपलब्ध करवाने का कार्य मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक किया जा चुका है। मुझे विश्वास है कि इन सुविधाओं का लाभ हम जो आज यहां पर उपलब्ध करवा रहे हैं, इन 63 परिवारों को भी हम लोग एक व्यवस्थित योजना के अंतर्गत हम वहां पे एक आदर्श गांव के रूप में इन्हें वहां पर स्थापित करने, वहां बागवानी के लिए, वहां पर सब्जी की खेती के लिए, वहां पर अन्य यानी दुग्ध उत्पादन के लिए या बकरी पालन में या कुक्कुट पालन में किसी भी अन्य कार्य के साथ इनको अगर हम जोड़ देंगे, बहुत सारे लोगों को रोजगार की सुविधा वहां उपलब्ध हो जाएगी। और आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने में इन लोगों को न केवल ये लोग सफल होंगे, उससे आगे बढ़ाने में इन्हें सफलता प्राप्त होगी, बल्कि 38 वर्षों के बाद दर दर की ठोकर खाने के बाद इन्हें आज आवासीय पट्टा सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाने के लिए मैं एक बार फिर से राजस्व विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और इन सभी 63 परिवारों को हृदय से बधाई देते हुए आप सबके उज्जवल में भविष्य की कामना करता हूं कि आप सब कहां बांग्लादेश से आते आते हस्तिनापुर में गए, हस्तिनापुर से आते आते अब कानपुर देहात में आप लोग आगे अपने उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपका परिवार वहां पे फले फूले, इस भाव के साथ मैं अपनी शुभकामनाएं आप सबके प्रति देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि अब स्थायी पता आपके पास है। और देखिए, बांग्लादेश से चलते चलते हस्तिनापुर में आकर बसे और अब जो स्थायी पता होगा वो कानपुर का रसूलाबाद होगा। 38 सालों की प्रतीक्षा के बाद ये सपना पूरा हुआ है। सीएम ने तमाम बातें कही। 38 सालों की प्रतीक्षा अब दूर हो चुकी है, क्योंकि अब आपके पास अपना घर है। सभी 63 परिवारों को शुभकामनाएं दे रहा हूं। सरकार ने कानपुर में इनके लिए भूमि आवंटन किया है। कई परिवार 1984 से घर की प्रतीक्षा में थे। इसके अलावा 1970 के बाद आए परिवारों की स्थिति पहले बदहाल थी। मुझे खुशी है कि राजस्व विभागों ने इन्हें भूमि पट्टा दिलवाया है। सीएम ने इसके लिए धन्यवाद भी जताया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उन सभी परिवारों को बधाई हो जिनके पास आज से स्थायी पता होगा। उनका इंतजार खत्म हो चुका है और 1984 से घर की वो प्रतीक्षा में थे, जो प्रतीक्षा पूरी हो चुकी है।